very good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So, dear students, today in our science class, we will revise the exercise of chapter number 2. Okay, students, so let's get start. Students, we will revise exercise of chapter 2. Okay, so let's start. First question is fill in the blanks. The habitat of lion, monkey and rabbit is, जो habitat होता है, आवास होता है monkey, lion और rabbit का, वो क्या होता है? Forest, FOREST, forest. The animals which live on both land and water are, animals जो दोनों जगह पे रहते हैं, ज़मीन पे भी और पानी में भी, वो कौन से हैं? Frog और crocodile, FROG, frog. Crocodile, CROCODILE, crocodile. नेक्स्ट सील एंड वोलरस सर्वाइव इन, जो सील और वोलरस होते हैं वो कहाँ सर्वाइव करते हैं? कोल्ड विंड, COLD, कोल्ड विंड एंड लो टेम्परेचर, LOW, लो टेम्परेचर. वेल एंड जेलीफिश लिव इन साल्टी वाटर. कौन कौन है जो साल्टी वाटर में रहते हैं? वेल एंड जेलीफिश, WHALE, वेल, एंड जेलीफिश, JELLY, जेली, FISH, fish. Cranes fly to far off places because of, जो cranes होती हैं वो दूर places, दूर जो स्थान होते हैं वहाँ चली जाती हैं. क्यों चली जाती है? Weather changes, जब weather change होता है, WEATHER, weather. Next is true false. Forests are home to 80% of terrestrial animals. जो forest होते हैं वो 80% terrestrial animals के होम होते हैं. ट्रू. द कैमल माइग्रेट टू फाइंड फूड, कैमल माइग्रेट क्यों करती है? फूड फाइंड करने के लिए. फॉल्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स, यहाँ पे 4 टाइप के एक्वाटिक हैबिटेट्स हैं. फॉल्स. बिग हॉर्न शिप आर फाउंड ऑन माउंटेन टॉप्स, जो बिग हॉर्न शिप होती है वो टॉप पे पाई जाती है माउंटेन के. नो, ग्राउंड, जो लोअर पार्ट होता है माउंटेन का वहाँ पे रहते हैं. कौन कौन? बिग हॉर्न शिप. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स. इंडिया इज होम फॉर मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेट करते हैं बर्ड्स वो जो इंडिया है वो उनके लिए होम है. ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट, वेयर डज अ जिराफ लिव, जिराफ कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. वेयर डज अ स्क्वायरल लिव, स्क्वायरल कहाँ रहती है? ट्री पे. वेयर डज अ डक लिव, डक कहाँ रहती है? पोंड में, तालाब में. वेयर डज अ शार्क लिव, शार्क कहाँ रहती है? सी में. वेयर डज अ वोलरस लाइव, वोलरस कहाँ रहता है? दरियाई घोड़ा, पोलर रीजन्स में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डू कंप्लीट दी कॉन्सेप्ट मैप. कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट करना है. हैबिटेट, फर्स्ट एनिमल, यहाँ पे हैबिटेट बताना है और यहाँ पे क्या बताना है? एनिमल फाउंड, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं. तो फॉरेस्ट में कौन से होते हैं? रैबिट और स्नेक एनिमल्स. डेजर्ट में कैमल्स. माउंटेन्स में बिग हॉर्न शिप एंड म्यूल. एंड नेक्स्ट पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? पोलर रीजन में पेंगुइन, सील, वोलरस, ये सभी कहाँ होते हैं? पोलर रीजन्स में. नेक्स्ट इज ओशन. ओशन जो हैबिटेट है वहाँ पे कौन रहता है? एनिमल्स फाउंड आर वेल एंड ऑक्टोपस. हैबिटेट फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में कौन रहते हैं? एनिमल फाउंड आर डक एंड फिश. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई द एनिमल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट. कौन सा एनिमल है ये फाइंड करना है और इन क्वेश्चन के आंसर देने. इन विच हैबिटेट डज इट लाइव, जो ये कौन से हैबिटेट में ये सर्वाइव करता है? पोलर रीजन्स में. ठीक है. व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प इट टू लिव देयर, कौन से इसके स्पेशल फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसको वहाँ पे रहने के लिए सुटेबल होते हैं. थिक फर, इसकी बॉडी पे जो थिक फर होते हैं प्रोवाइड वार्मथ टू दियर बॉडी, जो इसकी बॉडी को गर्मी देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर एक्सरसाइज इज कम्प्लीटली, you will learn all the question of this exercise. Okay students, and thank you. Have a good day. Hello student of 5th class. A very good morning to all of you.
I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 8 chapters question answer. And now in this class, we will start our chapter 9. Midas golden touch. Satisfaction is the key to happiness, while greatness sometimes leads to miserable. सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि. संतुष्टि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी क्या होती है? खुशी होती है, खुशी का खजाना होती है. वाइल ग्रेटनेस, और जो लालचीपन होता है वो हमारा क्या होता है? कई बार हमारे दुख का कारण बन जाता है. समटाइम्स वी गेट बैड रिजल्ट टू बीइंग टू मच ग्रीडी. कई बार क्या होता है कि ज़्यादा लालची होने से हमें बहुत बुरे रिजल्ट सामने देखने को मिलते हैं. वी गेट बैड लेट अस सी how King Midas puts himself in a difficult situation due to his greediness. आइए हम देखते हैं कि जो किंग मिदास होता है वो अपने आप को किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलता है, जो उसके लालच की जो सिचुएशन आ गई थी उसकी. तो करेक्टर है हमारे किंग मिदास. करेक्टर है द एंजल ऑफ मैरीगोल्ड, मिदास डॉटर. टाइम एंड प्लेस. द प्लेस ऑफ किंग Midas of Phrygias in Central Asia Minor about 400 BC before Christ means ईशवीपुर 400 साल पहले. King Midas is happily sitting in his strong room with bags of gold coins. किंग बहुत खुशी से एक मजबूत रूम में बैठा हुआ था अपने गोल्ड कॉइन्स के बैग्स को लेकर. गोल्ड ज्वेलरी, और उसमें क्या थी? गोल्ड ज्वेलरी थी. एंड अनसिल्स ऑल अराउंड. मिदास टू हिमसेल्फ, अपने आप को ही कहता है, सो मच गोल्ड, कितना गोल्ड है, सो मच गोल्ड. इट ऑल बिलोंग्स टू मी, ये सब क्या है? मेरा है. किसका है ये सब? मेरा. आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं सबसे अमीर आदमी हूँ संसार का. बट आई स्टिल नीड अ लॉट ऑफ मोर, लेकिन मुझे फिर भी क्या है? और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है. आई विश गॉड कुड गिव मी द होल वर्ल्ड गोल्ड, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि वो मुझे पूरी दुनिया का गोल्ड दे सकें. एंड इन द मेन टाइम देयर एमेगस ए बीम ऑफ लाइट. लाइट क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है. एंड एंजल इज सीन इन द डिम लाइट, और डिम लाइट में क्या होती है? एंजल सीन होती है. मिदास, एंजल का मतलब परी. मिदास लुकिंग अप, उसे देखते हुए ऊपर. हु आर यू, आप कौन हैं? एंड हाउ यू डिड गेट इनटू दिस रूम, और आप इस रूम में कैसे आए? एंजल स्पीकिंग ग्रिमली, बहुत ही साधारण तौर से बोलती है मिदास. आई एम एन एंजल, मैं एक परी हूँ. आई कैन गेट एनी वेयर, मैं कहीं भी जा सकती हूँ. आई हैव डिवाइन पावर्स, मेरे पास ऐसी पावर्स हैं. आई कैन ग्रांट अ पर्सन विद एनी पावर इफ़ ही यूटिलाइज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, मैं किसी को भी कुछ भी पावर दे सकती हूँ अगर वो उस पावर का क्या करे? सोशल वेलफेयर, मतलब अच्छे काम के लिए यूज़ करे सबके लिए. मिदास अ होली एंजल, आई एम द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. वो बोलता है उससे कि मैं वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन हूँ और खुश आदमी हूँ. देर इज़ नो ड्रेथ ऑफ गोल्ड विथ मी, मतलब मेरे बराबर किसी के पास सोना नहीं है. मीन्स सोने की मेरे पास कोई कमी नहीं है. हावेवर आई वॉन्ट मोर ऑफ इट बिकॉज, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा चाहता हूँ. बिकॉज आई लव इट टू मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इस चीज़ से. आई रिमेंबर यू सैड यू हैव गॉडली पावर टू डू एनी थिंग, मुझे याद आया कि आप, मतलब आपके पास गॉडली पावर होती है कि आप किसी को भी कुछ भी पावर दे सकती हैं. कांट यू ग्रांट मी अ बोन ऑफ गोल्डन टच, क्या आप मुझे, बोन का मतलब क्या होता है? वरदान. क्या आप मुझे गोल्डन टच का वरदान दे सकते हैं? गोल्डन टच क्या होता है? जैसे हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वो क्या हो जाती है? सोने की बन जाती है. सो दैट आई कैन ब्रिंग गोल्डन ग्लोरी एवरीवेयर, तो मैं हर तरफ अपने चारों तरफ क्या कर दूँगा? गोल्डन ग्लोरी वेयर कर दूँगा. एंजल येस आई कैन, मैं कर सकती हूँ. बट यू विल बी हैप्पियर और मेक अदर हैप्पियर विद दैट, लेकिन क्या तुम उससे खुश रहोगे और
क्या तुम्हारी इस पावर से अदर पीपल से वो खुश रहेंगे? मिदास, वाई नॉट, क्यों नहीं? दैट इज़ माई लाइफ लॉन्ग एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। यह मेरी पूरी ज़िंदगी की महत्वाकांक्षा है। आई एम डेइंग फॉर इट। मैं ज़रूर करूँगा। एंजल, आई सी इफ़ गोल्ड कैन गिव यू हैप्पीनेस। मैं देखती हूँ कि गोल्ड देने के बाद तुम हैप्पी नहीं, मतलब खुश कैसे रहते हो। देन आई ग्रांट यू बोन ऑफ गोल्डन टच। और मैं तुम्हें गोल्डन टच का क्या करती हूँ, वरदान देती हूँ। बी इट इज़ सो। नाउ यू गो टू योर बेड एंड गेट अप टुमारो टू टेस्ट द गोल्डन टच। अब जाके तुम अपने बेड पर सो और सुबह चेक करना अपने गोल्डन टच के बोन को। द एंजल डिसअपियर्स। डिसअपियर्स मतलब वो छुप जाती, मतलब वो चली जाती है, गायब हो जाती है। मिदास, थैंक यू माई लॉर्ड। थैंक यू मेरे भगवान। थैंक यू अ लॉट। एट लास्ट यू गेव मी अ द वंडरफुल थिंग। मुझे इतनी अच्छी वंडरफुल चीज़ देने के लिए थैंक यू। मिदास, थैंक यू गॉड। गॉड का शुक्रिया करते हुए एट लास्ट द मॉर्निंग हैज़ अराइव्ड। और अंत में क्या हो जाती है, मॉर्निंग हो जाती है। वेल ऑल माई ड्रीम्स वुड कम ट्रू। और वो कहता है कि मेरे मॉर्निंग में क्या हो गया, उसके सारे जो ड्रीम्स हैं वो उसके सच होंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली वो क्या करता है, लेट मी ट्राई इफ़ द गोल्डन टच इज फॉर रियल। मैं क्या ट्राई करूँ, मतलब इस चीज़ को, गोल्डन टच को ट्राई करने के लिए मैं किस चीज़ पर ट्राई करूँ। बट शुड आई टच फर्स्ट। मुझे क्या टच करना चाहिए फर्स्ट? ओ येस, माई बैड। मुझे अपने बैड को टच करना चाहिए। वंडरफुल, माई बैड इज़ ऑल गोल्ड। मेरा बैड क्या हो गया, पूरा गोल्ड का हो गया। नो मोर वुडन। कोई इसमें कुछ लकड़ियाँ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। वेल नाउ माई क्लॉथ्स, वो, और अब मेरे क्लॉथ्स भी हो गए हैं। ओ गॉड हेवेंस, दे टू आर गोल्ड। आई कैंट जस्ट बिलीव। मुझे इस चीज़ पर बिलीव नहीं हो रहा। एंड वाओ वट आ वंडर दिस गोल्डन टच। मैं उस गोल्डन टच को देखकर क्या होता है, हैरान रहता है। लास्ट, खुशी से, डिड नॉट गेट इट बिफोर। मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला। आई मस्ट टर्न ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द पैलेस ऑफ गोल्ड। ओ येस, बट फर्स्ट आई शुड हैव माई ब्रेकफास्ट। वो कहता है कि मुझे सब चीज़ों को टच करके क्या करना उनको गोल्ड का बना देना है। लेकिन फर्स्टली आई शुड हैव माई ब्रेकफास्ट। मुझे अपने पहला ब्रेकफास्ट करना चाहिए। आई एम फीलिंग हंग्री नाउ। मैं बहुत ज़्यादा भूखा फील कर रहा हूँ। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand first part of reading of 9th chapter, and this reading revised in your book. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं कर रही थी कक्षा 5वीं में निबंध, और आज के हमारे निबंध का विषय है सफलता की कुंजी परिश्रम। परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता का फल है। बिना परिश्रम किए सफलता प्राप्त करना असंभव है। परिश्रम के द्वारा ही संसार में धन, सुख और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। परिश्रमी व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है और वह अपने बच्चों का भी मार्गदर्शन कर सकता है। इसके ठीक विपरीत आलसी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। वह मेहनत से घबराता है और कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसे पग पग पर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। परिश्रम के बहुत से लाभ हैं। परिश्रमी व्यक्ति सदैव चुस्त रहता है। परिश्रम करने से उसके शरीर का व्यायाम हो जाता है। वह स्वस्थ रहता है। उसे भूख लगती है और खाया हुआ भोजन उसके शरीर को पुष्ट करता है। बीमारियां उसे छू नहीं सकती। परिश्रमी व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इस तरह परिश्रमी व्यक्ति अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। एक बार फिर से देखेंगे। परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता का फल है। बिना परिश्रम किए
सफलता प्राप्त करना असंभव है। परिश्रम के द्वारा ही संसार में धन, सुख और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। परिश्रमी व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है और वह अपने बच्चों का भी मार्गदर्शन कर सकता है। इसके ठीक विपरीत आलसी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। वह मेहनत से घबराता है और कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसे पग पग पर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। परिश्रम के बहुत से लाभ हैं। परिश्रमी व्यक्ति सदैव चुस्त रहता है। परिश्रम करने से उसके शरीर का व्यायाम हो जाता है। वह स्वस्थ रहता है। उसे भूख लगती है और खाया हुआ भोजन उसके शरीर को पुष्ट करता है। बीमारियां उसे छू नहीं सकती। परिश्रमी व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इस तरह परिश्रमी व्यक्ति अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। ठीक है बच्चों, तो हमें भी जीवन में हमेशा परिश्रम करना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको निबंध लिखवाया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इसे लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. So now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our exercise 8.2. Now we do our exercise 8.3. In this exercise we have addition and subtraction of fraction. Fraction में addition और subtraction है। तो बेटा इसमें एक तो होते हैं like fraction में addition, फिर होते हैं unlike fraction में addition और एक होते हैं mixed fraction में addition। तो हम सबसे पहले आपको addition के क्वेश्चन कराएंगे, तीनों टाइप के, लाइक फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में, और उनको हमें कैसे सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी स्टार्ट। आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 4/15 प्लस 8/15। देखिए बेटा ये न्यूमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 15, क्योंकि दोनों में सेम है। हमें डिनोमिनेटर चेक करने हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अब हमें सिर्फ ऊपर का न्यूमरेटर को प्लस करना है। 4 में 8 को प्लस करेंगे 12। अब ये देखें ये दोनों 12 और 15 दोनों कट होते हैं। आपका ये आंसर भी ठीक है, और आप इनको कट करके लिखना चाहें जैसे दोनों 3 की टेबल में आते तो 4/5, ये आंसर भी ठीक है। आप ये भी कट करके दिखा सकते हो, ये भी राइट है, और आप एज इट इज छोड़ते हो तो ये भी ठीक है। तो बेटा अगर पॉसिबल है कट होते तो होगा कि आप उनको कट करके ही दिखाएं। ओके, नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर सी। बेटा इसमें है मिक्स फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन में है, तो पहले सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 8 की टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, तो 11/8 प्लस 2 8 2 जा 16, 16 में 1 प्लस किया 17, 17/8। तो देखिए बेटा पहले मिक्स फ्रैक्शन से हमने इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जैसे बना लिया सेम। अब इसको सोल्व करना इजी है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम होगा 8। अब हम 11 में 17 को प्लस कर देंगे तो 28। अगर ये दोनों कट होते हैं तो दोनों को कट कर दे, दोनों 4 की टेबल से कट हो रहे हैं। 4 2 जा 8 और 4 7 जा, तो हमारा आंसर आ गया 7/2। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी है। अगर लाइक फ्रैक्शन में है तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है अनलाइक फ्रैक्शन का, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन है, तो इसलिए इसको बाद में करेंगे, पहले मैं एडिशन के क्वेश्चन करा रही हूँ। तो ये है अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है। तो इसकी बेटा एक तो 2 मेथड है, एक तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो और एक आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट, जब आपका डिनोमिनेटर देखो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते तो आप मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हो। अगर आप ये दोनों किसी की टेबल से डिवाइड है तो आप साइड में एलसीएम भी ले सकते हैं। आप इस तरह से साइड में एलसीएम ले, मैं दोनों मेथड बता रही हूँ, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो 7 और 9 का हम करेंगे, तो सबसे पहले हम 3 से करेंगे। 7 3 7 एंड 1, फिर हमें 7 से करना है। एलसीएम आपने पहले सीखा हुआ है, तब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसको साइड में निकालना है आपने, 3 × 3 × 7, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 63। अब हम यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे 63। अब देखिए बेटा 7 की टेबल में 63 कितने नंबर पर आता है 9 पर, तो 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस। अब 9 की टेबल में 63 कितने नंबर पे आता है 7, जो 7 पे आता है उस 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जो 28। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8 में 7 प्लस किया 15,
एंड 2 में 2 प्लस के 4 एंड 1 कैरी 5 एंड अपॉन में 63। अब ये जो हमारा आंसर है ये दोनों किसी की टेबल से कट नहीं होता, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, एक मेथड तो था ये जो एलसीएम निकाल के, इसी का दूसरा मेथड है 3/7 प्लस 4/9। तो जो भी डिनोमिनेटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 7 9 जा 63। अब हम राइट हैंड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 3 से, 9 3 जा 27 प्लस 7 का 4 से करेंगे, 7 4 जा 28। बेटा राइट हैंड से मल्टीप्लाई करना और आंसर लेफ्ट में लिखना है, फिर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर राइट में लिखना है। इस तरह से आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 55/63। दोनों के आंसर सेम आते हैं, तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप दोनों मेथड में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ और क्वेश्चन नंबर एफ है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 12 की टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 12 1 जा 12, 12 में 7 प्लस किया 19, 19 अपॉन में 12 प्लस 12 की टेबल 18 की टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 18 2 जा 36, 36 में 7 प्लस करेंगे 43/18। अब बेटा देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना बहुत बड़ा होगा, तो आप साइड में एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। 12 और 18, 2 से किया 6 9, 3 से किया 2 एंड 3, फिर 3 से किया 2 एंड 1, फिर 2 से किया 1 एंड 1। अब हमें एलसीएम निकालना है, ये सब आप साइड में सोल्व करके देखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36, तो अब हम यहाँ पर 36 लिख देंगे। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो 12 की टेबल में 36 कितने नंबर पर आता है, 3 जा पे। अब हम 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 जा 57 प्लस। अब 18 की टेबल में 36 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। उस हम 2 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86। अब हम इनको ऐड कर देंगे, जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया ये। अब आप देखें अगर ये दोनों किसी से कट होते हैं तो आप इन दोनों को आप कट कर देंगे, अगर कट नहीं होते हैं तो यही आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन कराए थे ये आपके हैं लाइक फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में 2 डिजिट के। अभी हमारे पास है 3 डिजिट में भी अगर आते हैं तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास 3 डिजिट है, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। देखिए बेटा 3 डिजिट है तो हम साइड में ऐसे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा आ गया 12, हमने 12 लिखा। अब 2 की टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6। 3 की टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, 4, 4 को हमने 2 से किया 8। 4 की टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब हमने इन सबको जोड़ दिया तो 23/12, और ये दोनों अब कट नहीं होते तो यही हमारा आंसर होगा। एज इट इज हमारा क्वेश्चन नंबर है एल, ये मिक्स फ्रैक्शन में भी है और सिंपल फ्रैक्शन भी है। तो हम मिक्स फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करेंगे, तो हमने इसको चेंज कर दिया। 10 5 जा 50, 50 में 3 प्लस के 53/10। ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसको एज इट इज राइट कर देंगे। इसको हमने कन्वर्ट किया, 5 2 जा 10, 11, 11/5। अब देखिए बेटा ये भी 3 डिजिट का क्वेश्चन नंबर आई की जैसे सेम बन गया, तो अब हम इसको साइड में एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। जब हमने इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 10। 5 से किया हमने 2 5 1 एंड 1, फिर 2 से किया 1 1 एंड 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ गया हमारे पास 10। तो हमने 10 एलसीएम ले लिया। अब हमने 10 की टेबल में 10 कितने नंबर पे आता है, 1, 1 को हमने 53 से मल्टीप्लाई किया 53। 5 की टेबल में 10 कितने नंबर पे आता है, 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। 5 की टेबल में 10 कितने नंबर पे आता है, 2, 2 को 11 से किया 22। इन सब को हमने ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो 81/10, और ये दोनों किसी से भी कट नहीं होते, तो ये हमारा आंसर है। तो बेटा जैसे हमने एडिशन के क्वेश्चन किए सेम इसी तरह हमारे सब्ट्रैक्शन है। फर्क कितना होगा सिर्फ इसमें साइन, जैसे हम लास्ट में इनको प्लस करते हैं तो उसमें जो माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ वी स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन में है, तो हम लाइक फ्रैक्शन तो बहुत इजीली सोल्व करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम हमारा 9 होगा, सिंपल हमें 5 में से 1 को माइनस करना। सो नाउ वी स्टार्ट। तो हमारा आ गया 4/9। जी पार्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में 10 एंड 5/18 माइनस 5 एंड 7/18। तो हमने इसको सोल्व किया। 18 को 10 से किया 180, 180 में 5 प्लस के 185/18। 18 5 जा 90, 90 में 7 प्लस के 97। देखो डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो ये हमारा आंसर होगा। 18 एलसीएम एज इट इज, और इसमें से आपको माइनस कर देंगे तो 88। दोनों कट हो रहे 2 की टेबल से, तो हम 44/9। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्शन का। फ्रॉम लिखा है 5/12 फ्रॉम 4/9।
तो देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट है और फ्रॉम है तो हम पीछे वाले डिजिट को आगे लिखते हैं और आगे वाले डिजिट को पीछे लिख के माइनस करते हैं। तो हमने लिखा 4/9 माइनस 5/12। ये हम चेंज कब करते हैं, जब अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हो तो। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इनका एलसीएम लेना है, तो हमने साइड में एलसीएम निकाला है। एलसीएम आ गया हमारे पास 36 लिखा। अब 9 की टेबल में 36 कितने नंबर पे आता है, 4 पे। 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 माइनस 12 की टेबल में 36 कितने नंबर पे आता है, 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15। अब हमने माइनस किया, 1/36 हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जे है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में 3 and 2/3 फ्रॉम 8 and 5/6। तो बेटा पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। हमने सोल्व किया 11/3 फ्रॉम एज इट इज लिखेंगे हम इनको मल्टीप्लाई करके 53/6। अब हमें ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ए के जैसे बन गया। अब हमें इसमें चेंजमेंट करना है कि पीछे वाले डिजिट को आगे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है फ्रॉम, और आगे वाले डिजिट को पीछे लिख के माइनस करना। अब हमें साइड में एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 6। अब 6 की टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है, 1 पे। 1 को हमने 56 से मल्टीप्लाई किया, 56 माइनस 3 की टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पर। कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। 2 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 22। अब हमने माइनस किया तो 34/6, दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, तो 17/3 हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, बेटा बहुत ही ईजी है, मेथड दोनों में सेम है, प्लस में भी और माइनस में भी, तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। मेन है आपने एलसीएम निकालना आना चाहिए, और फिर हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेटा इसमें प्लस भी है और माइनस भी, 3 डिजिट हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4/9 प्लस 8/9 माइनस 1। 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 मानेंगे। बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ पे बी पार्ट में 3 के नीचे तो नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये इस तरह से हम इनको कैसे सोल्व करेंगे, हम तीनों को एक साथ सोल्व करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन 4/9 प्लस 8/9 माइनस 1 है, तो हम 1 के नीचे क्या मानेंगे, 1। और साइड में हम देखो ये हम इसका साइड में एलसीएम लेके निकालेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 9। 9 की टेबल में 9 कितने नंबर पे आता है, 1। 1 को हमें 4 से मल्टीप्लाई किया, 4। इसको सोल्व किया 8। 1 की टेबल में 9 नंबर पे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब पहले हम 4 को में 8 को प्लस करेंगे 12, और 12 में से फिर 9 को माइनस करेंगे 3/9। ये दोनों कट हो रहे हैं, तो हमने इनको कट कर दिया 1/3। एज इट इज अवर क्वेश्चन नंबर ई। ये है हमारे मिक्स फ्रैक्शन में, पहले हमें इनको सोल्व करना है। 9 6 या 54, 5 प्लस किया 59/9, 3 4 जा 12 प्लस 13, 13/3, 6 2 जा 12 प्लस 1, 13/6। फिर साइड में हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया हमारे पास 18। अब 9 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है, 2। 2 को 59 से मल्टीप्लाई किया, 118 माइनस 3 की टेबल में 18 6 नंबर पे, 6 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 78 माइनस 6 की टेबल में 18 3 नंबर पे, उस 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 39। अब देखिए पहले बेटा 118 में से आप 78 को माइनस करें, फिर आएगा 40 आएगा हमारा, फिर 40 में से हम 39 को माइनस करेंगे, तो 1/18। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं बेटा, प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे तक आपके काम आएंगे, तो आपने इनको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इजीली इनको सीख सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer hardware and software. So student, read this chapter very carefully. Now we start our chapter hardware and software. Hardware is microprocessor, motherboard, computer fan, sound card, and software is application software, system software. एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट वर्क वेरी फास्ट एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट। ये क्या करता है, वेरी फास्ट वर्क करता है एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट, और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक कंप्यूटर है डिफरेंट पार्ट्स टू डू डिफरेंट जॉब। एक कंप्यूटर के क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स टू डू डिफरेंट जॉब। डिफरेंट काम करने के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स। डू यू नो डैट द कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिस्टम। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, हम एक सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी सिंपली डिफाइन एज ए मशीन। कंप्यूटर सिस्टम को सिंपली हम क्या डिफाइन करते हैं, एज ए मशीन डैट इज यूज टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा, जो क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करती है रो डाटा से। द टू मेन एलिमेंट विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क ऑन ए कंप्यूटर आर। मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रल
पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड, इंटरनल पार्ट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। एंड विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज इनइफेक्टिव, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी इनइफेक्टिव होता है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या रेफर करता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। विच यू कैन टच एंड सी, सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। ये सभी क्या होते हैं, हमारे फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। हार्डवेयर इज ए मशीन, हार्डवेयर क्या होती है, एक मशीन होती है। एंड इट्स वेरियस इंडिविजुअल इक्विपमेंट, और इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर इनसाइड द CPU, सब कुछ पार्ट क्या होते हैं कंप्यूटर के, CPU के इनसाइड में, मतलब अंदर की इस तरफ लगे होते हैं। यू कैन सी द पार्ट ओनली व्हेन यू ओपन द CPU, हम इन पार्ट्स को ओनली तभी देख सकते हैं तब हम CPU ओपन करते हैं। सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर अटैच एक्सटर्नली, सम पार्ट्स क्या होते हैं हार्डवेयर के, एक्सटर्नली अटैच होते हैं टू द CPU से विद डिफरेंट वायर्स एंड केबल, विद डिफरेंट वायर एंड केबल की हेल्प से। हार्डवेयर ऑल्सो इंक्लूड ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट इनसाइड ए कंप्यूटर, हार्डवेयर में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के इनसाइड में होते हैं। लेट अस डिस्कस द हार्डवेयर कंपोनेंट, अब क्या करेंगे हम डिस्कस जो हार्डवेयर के कंपोनेंट है, विच आर इनसाइड द CPU, जो CPU के इनसाइड में होते हैं। ऑल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट, इन्हें क्या कहते हैं हम, सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। फर्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन सर्किट बोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ फिक्स्ड होता है, सर्किट बोर्ड के अंदर। एंड एनक्लोज इन ए रेक्टेंगल बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स, और किस टाइप का होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह CPU बॉक्स। दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्डवेयर, ये क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्डवेयर पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज़ कॉमनली नोन एज चिप, इसे क्या कहते हैं हम मोस्टली किस नाम से जानते हैं, चिप के। इट इज़ मेड ऑफ द सिलिकॉन, ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन चिप्स। इट कंटेन द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करती है, काम क्या होता है, कंट्रोल करना, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। विच वर्क टुगेदर द प्रोसेस ऑफ डाटा, जो डाटा पर क्या करती है, प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेसर हैव वेरी हाई स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, बड़ी हाई स्पीड से डाटा का क्या करता है, एग्जीक्यूशन। सेकंड है मदरबोर्ड, सेकंड क्या होगा यहाँ पे, मदरबोर्ड। द मेन सर्किट बोर्ड ऑन विच दी माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड इज कॉल्ड द मदरबोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में फिक्स, इसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। इट हैज़ टीनी इलेक्ट्रॉनिक पाथ डेट कनेक्ट ईच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो वायर होते हैं वो टीनी मतलब छोटे छोटे होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज़ द मदरबोर्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर फैन, जो कंप्यूटर के लिए CPU के अंदर फैन लगा होता है। A computer fan is the primary source of cooling for the computer, as the computer component generate heat and must be kept as cool as possible. कंप्यूटर फैन का वर्क क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है कंप्यूटर को कूलिंग के लिए। एज द कंप्यूटर कंपोनेंट, जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट से क्या होता है, हीट, कंप्यूटर गर्म हो जाता है। एंड मस्ट बी केप्ट कूल एज पॉसिबल, और इससे क्या होता है, कंप्यूटर को कूलिंग मिलती है। इट इज़ द की टू लॉन्ग लाइफ ऑफ द कंप्यूटर, ये किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर की लॉन्ग लाइफ के लिए। दिस इज़ द कंप्यूटर फैन। नेक्स्ट है साउंड कार्ड, साउंड कार्ड किस लिए यूज होता है, साउंड के लिए। ये साउंड कार्ड इज़ यूज टू लिसन म्यूजिक ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में हमें कोई अगर म्यूजिक लिसन करना है, सुनना है, तो उसके लिए हम क्या यूज होना चाहिए, कंप्यूटर में क्या करते हैं, साउंड कार्ड। इट अलाउ द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस साउंड दैट वी कैन लिसन थ्रू स्पीकर, ये क्या अलाउ करता है कंप्यूटर में, प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करता है जब हम स्पीकर के थ्रू म्यूजिक लिसन करते हैं, सुनते हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ए माइक्रोफोन टू द साउंड कार्ड टू रिकॉर्ड योर वॉइस। यू कैन ऑल्सो, हमें क्या कनेक्ट, माइक्रोफोन कनेक्ट करना है रिकॉर्ड दी वॉइस के लिए।
All students read this chapter very carefully. Thank you. Have a nice day. Good morning dear students. Today I will start your SST online class. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 8, the environment. Dear students, हमारा जो the environment chapter है इसके हमने previous video में first to third questions complete कर लिए थे. Today we will do next questions. So let's start. Dear students, our previous video we have done about first to third questions. I hope you also learn and write these questions. Today we will do question number 4. What makes the lithosphere so important? जो हमारी अर्थ है उसको 4 स्पेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर. तो जो लिथोस्फीयर जो हमारी अर्थ के एक पार्ट है, ये बहुत क्या है जो इसको इम्पोर्टेंट बनाता है? व्हाट मेक्स द लिथोस्फीयर सो इम्पोर्टेंट? क्या है जो लिथोस्फीयर को अधिक इम्पोर्टेंट बनाता है? All the natural resources of the earth like oil, gas and minerals are found in the lithosphere, विच मेक इट सो इम्पोर्टेंट. जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारी अर्थ पर हैं, जैसे ऑयल, गैस या मिनरल्स हैं, ये सारे लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं. यही इसको बहुत अधिक इम्पोर्टेंट बनाते हैं. तो आंसर क्या आएगा? पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट मेक्स द लिथोस्फीयर सो इम्पोर्टेंट? क्या है जो स्थल मंडल को अधिक इम्पोर्टेंट बनाता है? आंसर क्या आएगा? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ लाइक ऑयल, गैस एंड मिनरल्स आर फाउंड इन द लिथोस्फीयर विच मेक इट सो इम्पोर्टेंट. जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, जैसे ऑयल, गैस या मिनरल्स. यही इसको और अधिक इम्पोर्टेंट बनाते हैं, स्थल मंडल को इम्पोर्टेंट बनाते हैं. और जितने भी स्फीयर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के, उनके अंदर ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पाए जाते, लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, तभी ये इतनी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम. 5th क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को डिफाइन करना है. आंसर क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे इकोसिस्टम, ECOSYSTEM. इकोसिस्टम क्या है? ऑल द लिविंग थिंग ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया act together as a unit with their environment make an ecosystem. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने पर्टिकुलर एरिया में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती है, एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में. किसमें? अपने एनवायरनमेंट के अंदर. वो क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं. इकोसिस्टम में क्या आएगा? ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया एक्ट टुगेदर एज ए यूनिट विद देयर एनवायरनमेंट मेक एन इकोसिस्टम. जितने भी जीवित जीव हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक इकाई के रूप में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं. वो क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं. एनवायरनमेंट के अंदर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया एक्ट टुगेदर एज ए यूनिट विद देयर एनवायरनमेंट मेक एन इकोसिस्टम. जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीवित जीव हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक इकाई के रूप में एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं वो उनके नेम लिखने हैं. तो फर्स्ट क्या है? ट्रोपोस्फियर, TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फियर. सेकेंड है स्ट्रेटोस्फियर, STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फियर. थर्ड है मेसोस्फियर, MESOSPHERE, मेसोस्फियर. फोर्थ है थर्मोस्फियर, THERMOSPHERE, थर्मोस्फियर. और फिफ्थ क्या है? एक्सोस्फियर, EXOSPHERE, एक्सोस्फियर. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स के नेम बताने हैं. फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर और फिफ्थ है एक्सोस्फियर. So dear students, I hope you understand in these questions. You also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you.